समझ लिया हमने वाक्य और वाक्य की परिभाषा, उनके अंग। अब हम बढ़ चुके हैं वाक्य के भेदों की तरफ। वाक्य को भेद जाने उससे पहले आप सभी को हेलो। कौन पढ़ रहा है? आज पढ़ रहे हैं क्लास 9th के स्टूडेंट। तो क्लास 9th के प्यारे प्यारे स्टूडेंट जो अभी अभी 8th से 9th में आए हैं, उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि अभी तक तो उनके पास बुक्स रहती हैं तो हम लोग बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। लेकिन क्लास 9th में बहुत कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। बुक्स तो होती हैं लेकिन सिर्फ लिटरेचर की, व्याकरण संबंधी कोई भी बुक आपको सीबीएसई के थ्रू अलॉट नहीं करी जाती। इनके सिर्फ टॉपिक दिए जाते हैं जो आपके टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है। तो इन सभी चीज़ों में हम कमर कस लेते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लास 9th में मैंने व्याकरण के टॉपिक्स उठाए हैं जिनको लेकर आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो इन व्याकरण के टॉपिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक हमने लिया है वो क्लास 9th में हिंदी कोर्स ए और बी के दोनों के ही कंबाइंड टॉपिक है। तो पहली चीज़ आप ये जान लेना, क्लास 9th में 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और बी। अब आप ये समझो इस तरीके से कि कोर्स ए और बी ये सिलेक्ट करना आपके हाथ में नहीं होता, ये आपके स्कूल के द्वारा सिलेक्ट करके आपको दिया जाता है। तो अब आप कैसे पता करोगे आपके पास कोर्स ए है या बी है? तो चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ चीज़ें। अगर आप क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1 ये पुस्तकें आपके पास चल रही हैं तो इसका मतलब आपके पास कोर्स ए है। लेकिन अगर आपके पास स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1 है तो इसका मतलब है कि आप कोर्स बी पढ़ रहे हैं। व्याकरण के टॉपिक कुछ सिमिलर हैं और कुछ अलग अलग हैं, इन सभी को हम पढ़ाएंगे। लेकिन फर्स्ट जो टॉपिक आ रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ये हमारे दोनों ही सिलेबस में चलता है, यानी कि कोर्स ए में भी चलता है और कोर्स बी में भी चलता है। तो इन दोनों को ही हम अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हमने इसका पार्ट 1 किया उसमें हमने देखा कि वाक्य क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है और इनके जो है अंग क्या होते हैं, इनको हमने पढ़ लिया। अब आपका आ जाता है जो आज हम सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं वाक्य के भेद जो मेन हमारे सिलेबस में है। तो हमने आपको बताया था वाक्य के 2 भेद होते हैं, ठीक है। पहली चीज होता है अर्थ के दृष्टि से वाक्य के भेद और दूसरा होता है रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। क्लास 9th में हमारे सिलेबस में है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, तो हम इसी को पढ़ेंगे। और रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद हमारे क्लास 10th में रहेंगे। ध्यान रखिएगा को आप कोर्स ए में हो चाहे बी में हो, ये सारी चीजें दोनों के लिए एप्लीकेबल है। चलिए, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। इसके 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद। अब आप कहोगे मैम 8 कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। हम जैसे कोई चीज़ें बोलते हैं ना, जैसे हमने बोला एक सिंपल हमने स्टेटमेंट दे दिया, फिर हमने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया कि नहीं हमें नहीं करना है। फिर आते हैं कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। हमारी इच्छा है, अगर हमें कोई चीज़ की इच्छा है कि मुझे मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ आज स्कूल चलो, ठीक है। कभी कभी कुछ स्टेटमेंट्स में हम अपने डाउट व्यक्त करते हैं, हमें पता नहीं होता, हम थोड़े डाउट में होते हैं, शायद आज जो है गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो यहाँ पर हम डाउट में हैं, है ना। तो इन्हीं सब वाक्यों के आधार पे वाक्य को 8 भेदों में बांटा गया है। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में जहाँ हम सिंपल स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे हम बोलेंगे, जैसे हमने यहाँ पर बोला कि ताजमहल बहुत खूबसूरत इमारत है, तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? विधानवाचक वाक्य। फिर आते हैं निषेधवाचक वाक्य, जहाँ पर हम किसी चीज़ को मना कर रहे होते हैं, जैसे ठीक है मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है, मुझे खाना नहीं खाना है। तो जहाँ पर हमने किसी चीज़ के लिए मना किया वो हो जाएगा आपका निषेधवाचक वाक्य। फिर आते हैं आज्ञावाचक वाक्य, जहाँ पर हम बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। फिर है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ हम क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, या तुम कल कहाँ जाओगे। इस तरीके के जो वाक्य जहाँ हम प्रश्न करते हैं वो आपके कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा विस्मित हो जाते हैं, अरे वाह, ओहो, तो जैसे ये शब्द आते हैं ये हमारे जो है फीलिंग्स को थोड़ा एक्स्ट्रा बूस्ट देकर बताते हैं, तो वो हमारे विस्मयवाचक वाक्य होते हैं।
संदेहवाचक वाक्य जहां हम डाउट में रहते हैं, शायद आज वर्षा होगी, ठीक है। इच्छावाचक वाक्य, अब इच्छावाचक वाक्य में हम क्या बोलेंगे, काश मेरे नंबर अच्छे आ जाते, ठीक है ना, काश मैं आज जो है स्कूल जा पाता, तो ये हमारी इच्छा थी, ठीक है। फिर आते हैं संकेतवाचक वाक्य, जहां पर हम कोई ऐसा सेंटेंस बोले जहां पर क्रिया जो है वो दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो, जैसे तुमने अच्छा पढ़ा होता तो नंबर अच्छे आते। अगर फसल अच्छी होगी, क्या कहते हैं, अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो जहाँ पर क्रिया का इफेक्ट फ्यूचर पर पड़ जाएगा, मतलब अगर हमने ये काम अच्छा किया होता तो ये काम अच्छा होता, ठीक है। तो ये तो मैंने इनिशियल चीज़ें आपको बता दी। चलिए अब फटाफट इसका हम डिटेल भी समझेंगे। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था रचना की दृष्टि से, अब इसके 3 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इनको हम नहीं समझेंगे, कारण ये है कि ये हमारे क्लास 10th में आएंगे, तो इन पर हम ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करते हैं। जब क्लास 10th में आएंगे तो इनको भी हम पढ़ लेंगे। हाँ, सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं जो हमने पढ़ लिया। पहला है विधानवाचक वाक्य। मैंने सिंपल आपको दे दिया था कि जहाँ पर हम स्टेटमेंट देते हैं, अगर इसको हम जो है पूरी तरीके से व्याख्यायित करके पढ़े तो जिस वाक्य में एक कर्ता और क्या कहते हैं एक उद्देश्य और एक विधेय होगा वो आपका विधानवाचक वाक्य कहलाता है। देखिए क्या है, जिस वाक्य में किसी क्रिया या किसी भी बात के होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सिंपल एक क्रिया हो रही है तो हमने इसको क्या बोला, जैसे हम कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, वहां पर कोई भी चीज ऐसी नहीं होती। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो क्या है, सरल वाक्य में अगर इसको हम बोलेंगे वह खा चुका है, मैंने कहा था कि वह जरूर खाएगा। मिश्र वाक्य में मैं आया और वह चला गया। तो ये आप इन तीनों वाक्य में आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्रिया जो है वो सिंपल तरीके से घट रही है, इसमें ज़्यादा कुछ जो है चीज़ें आपको होती दिखाई नहीं दे रही हैं। कोई भी क्रिया है बहुत ही सिंपल तरीके से घट जाती है। जो सिंपल एक स्टेटमेंट होता है जिसके पीछे का कोई अर्थ नहीं होता, तो वो आपका कहलाता है विधानवाचक वाक्य। अब जैसे इसके उदाहरण देखिए, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। अब इसके पीछे का कोई अर्थ निकल रहा है तो सिंपल एक स्टेटमेंट हमने बोल दिया कि कुत्ता एक बहुत गरीब आदमी है। भागना व्यर्थ है, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। उपभोग भोग ही सुख है। ठीक, तो ये सारे आप देख रहे हो कि ये सिंपल स्टेटमेंट है। यहाँ पर बात को सिर्फ कहा जा रहा है, सिंपल तौर पर बात को कहा जा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाता है, सीधे सीधे विधानवाचक वाक्य। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं निषेधवाचक वाक्य। सिंपल, जहां पर हम किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, हमें नहीं, नहीं, ना, मत जैसे शब्द जहां कहीं पर भी आएंगे, जिस भी सेंटेंस में आएंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, निषेधवाचक वाक्य। जैसे यहाँ दिया है, जिस वाक्य में किसी कार्य के ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे दिया, तुमने गाना नहीं गाया, तो देखो यहाँ पर नहीं शब्द आया। फिर आते हैं, जब तक तुम गाना नहीं गाओगे तब तक तुम नहीं जा सकते, तो यहाँ पर भी देखिए नहीं शब्द आया। सिंपल ये क्या है, बात को मना किया जा रहा है। फिर है, तुमने गाना नहीं गाया इसलिए तुम नहीं जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर ना जाने वाली बात या ना गाने वाली बात दोनों ही स्टेटमेंट्स में पता चल रही है। इन वाक्यों में क्रिया के ना होने का बोध होता है, इस कारण ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जहां पर हम क्रिया ना करने या ना हो पाने की बात करते हैं वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। देखिए क्या है, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, तो सिंपल एक 3 दिन का ना, नहीं, मत, ये 3 शब्द जिस किसी वाक्य में आएंगे वो आपके निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। ना बर्फ की सफेदी थी ना किसी तरह की हरियाली। अब देखो यहाँ पर ना आया ना, ठीक है, एक में नहीं हो गया, एक में ना आ गया। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। अभी अगर हम एक सेंटेंस बोलते हैं, तुम मेरे पीछे मत दौड़ो, तो मत शब्द क्या हो जाए, मैंने उसको मना ही किया है ना, मैंने किसी निगेटिव के लिए सवाल किया है। तो ये आपका 3 स्टेटमेंट में आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्रिया को करने के लिए मना किया जा रहा है। चाहे मैं करने के लिए मना कर रही हूँ या मैं किसी से कह रही हूँ कि तुम ये काम मत करो। तो बेसिकली चीज़ को मना करने के लिए जब हम बात कहते हैं तो वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य रहते हैं।
नेक्स्ट आते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ये क्या होता है, चलिए देखिए। जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा अथवा अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। पहली चीज तो हम कहीं पर किसी को कार्य करने के लिए कह रहे हो या हम रिक्वेस्ट कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे हम दिया तुम जाओ, तो यहाँ पर हमने क्या दिया, सिंपल आज्ञा दी, तुम जाओ। फिर है तुम जाओ तो वह आए, ठीक है, तुम जाओ। यहाँ पर आप हर कंडीशन में आज्ञा दे रहे हो कि ठीक है जाओ। अब इन वाक्यों में आज्ञा का बोध होता है, इस कारण ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। मतलब जहां पर हम सिंपल किसी से कोई काम करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे टीचर आपसे, आप स्कूल में जाते हो, आप टीचर से बोलते हो कि मैम मैं आई कम इन, तो वो भी एक आज्ञावाचक वाक्य है। मैम क्या मैं अंदर आ जाऊँ, मैम मैं अंदर आ जाऊँ, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो मैम से, मैम बोलती हैं अंदर आ जाओ, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ, तो वो भी आज्ञावाचक वाक्य, क्योंकि मैम ने आपको आज्ञा दी है कि तुम अंदर आ जाओ। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हीरा ने समझाया नहीं भाई खड़े हो जाओ, तो यहाँ हीरा ने आज्ञा दी, उससे रिक्वेस्ट करिए कि नहीं तुम खड़े हो जाओ, उसने आज्ञा नहीं दी, यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर मैंने उससे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो, अब यहाँ पर क्या है, जिस गांव में ठहरना हो, ये भी आज्ञा है। उसमें पहले ही गंडे बांट दो, ठीक है, उसमें पहले ही गंडे बांट दो। तो ये आप क्या देख रहे हो कि ये जितने भी सेंटेंस है यहाँ पर आपको आज्ञा दी जा रही है। जैसे आप बोलोगे, आप घर के अंदर एंटर होते हो, शूज पहने हैं, मम्मी बोलेंगी जूते उतार कर अंदर आओ, मम्मी ने आज्ञा दी ना कि नहीं तुम पहले जूते उतारो और तब अंदर आओगे। ये मम्मी यहाँ से आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रही। अब आपको कहीं शाम को खेलने जाना है और आप बिल्कुल लेट हो जाएगा, मम्मा आज लेट हो जाएगा प्लीज़, थोड़ा सा मतलब देर हो जाएगी, तो अब आप यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हो। क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मम्मा आपको जाने दे लेट नाइट। हाँ, तो रात में मतलब आप 9 बजे बोल रहे हो कि मम्मी मुझे, मेरा फ्रेंड आया है, मुझे बाहर उससे मिलने जाना है, तो आप रिक्वेस्ट करोगे उनसे। तो वो उसके लिए जो सेंटेंस बोलोगे वो क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य के अंदर आएगा। चौथा वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न करने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जहां पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सिंपल तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ गए हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारे साथ कौन है, घर के बाहर कौन खड़ा है, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, मम्मी ने खाने में क्या बनाया है। जब कहीं आप प्रश्न करोगे, ये कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे वाले ये जो क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ये आपने किसी भी स्टेटमेंट में इस्तेमाल किए, वो सीधे सीधे आपके प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो तुम कहाँ जा रहे हो, ये हमेशा क्वेश्चन, एंड इनका हमेशा क्वेश्चन मार्क से होगा, ये ध्यान रखना। बीच में आपका प्रश्नवाचक शब्द होंगे और आखिर में आपका क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। जब मैं आ रहा था तब तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे क्वेश्चन है। तुम आ रहे हो, परंतु वह क्यों जा रहा है। अब परंतु वह क्यों जा रहा है, आप यहाँ देख रहे हो, उसका क्यों प्रश्नवाचक शब्द है और पीछे वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इन वाक्यों में प्रश्न किए जाने का बोध होता है, इस कारण ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब इनके अन्य उदाहरण देखिए क्या है, हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो कि हम आखिर इनको क्यों निकाल रहे हैं। फिर है पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते हैं। अगर हमारे पीठ पे सामान लदा होगा तो हम किस तरीके से चलेंगे। फिर है इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यानी कि जो संस्कृति, अब संस्कृति फैल रही है, जब ये बहुत ज्यादा फैल जाएगी तो इसका परिणाम क्या होगा। अब आ जाते हैं प्रश्न आपका नंबर 5 वाक्य। नंबर 5 वाक्य आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए विस्मयवाचक वाक्य है। इस वाक्य में आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय आदि भावों का बोध होता है। मतलब जब कभी हम बहुत ज्यादा किसी बात को, जैसे मान लीजिए हमको दर्द हो रहा है, ओह, आह, इस तरीके के शब्द बोलते हो ना, अरे, आप अचंभित हो, अरे, ओहो, तो ये जैसे शब्द जो होते हैं ना, जिनमें हम अपनी हमारी जो भाव होते हैं उनको हम कुछ एक्स्ट्रा शब्दों के साथ व्यक्त करते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, विस्मयवाचक वाक्य। अब इनको आप पहचानें, इनके पहचानने का तरीका भी बहुत आसान है। कैसे है देखिए,
जैसे हम बोल रहे हैं अरे वह गिर पड़ा, अब आप यहाँ पर अरे देख रहे हैं, उसके साथ ही यहाँ पर क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ऐसे करके जो लाइन करके और उसके नीचे जो डॉट लगता है वो आपका क्या हो जाता है, विस्मयवाचक चिन्ह। तो ये चिन्ह जहाँ कहीं पे भी आप लगा पाओगे अरे के बाद, ओह के बाद, वो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य। देखिए यहाँ पर अरे मैं देख ही रहा था कि वह गिर पड़ा, अरे मैं देख रहा था और वह गिर पड़ा। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो अरे अरे जो लिखा हुआ है इसके आगे विस्मयवाचक चिन्ह है। इन वाक्यों में विस्मय के भाव का बोध हो रहा है, इस कारण ऐसे वाक्य विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब इन्हें अन्य उदाहरणों के माध्यम से पढ़िए। जैसे यहाँ पर क्या है, आह यह लो अपना ही घर है, आह यह लो अपना ही घर है। तो यहाँ पर आह देखिए और यह लो, ये दो शब्दों के साथ आप यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह देख रहे हो। ये चिन्ह जैसे प्रश्न, आपका जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसमें एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है, विस्मयादिबोधक वाक्य में हमेशा शब्दों के साथ, विस्मय शब्दों के साथ में ये विस्मयादिबोधक जो है चिन्ह लगा रहेगा। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। तो अब यहाँ पर पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, तो यहाँ पर देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो ये भी क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक वाक्य। फिर आते वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या। तो अब यहाँ क्या जो शब्द है ये आप बोलोगे ये तो प्रश्नवाचक शब्द है, नहीं, प्रश्नवाचक शब्द जो है ना, कभी कभी हम कहते हैं अरे क्या बात कर रहे हो, हम बोलते हैं अरे क्या बात कर रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं, यहाँ पर हम अब अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। प्रश्नवाचक हमेशा ये होता है कि उस शब्द, उस वाक्य के उत्तर, प्रश्न में हमेशा कोई उत्तर मिलना चाहिए। यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी से जादू से खाली हुआ है क्या, ये एक प्रश्न नहीं है। यहाँ पर हम फीलिंग्स बता रहे हैं कि कृष्ण और वृंदावन ये हमेशा आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। कभी कभी जो है ना हम प्रश्नवाचक चिन्हों को भी, जो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उन्हें हम विस्मयादिबोधक, जहाँ पर हम विस्मय को व्यक्त करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर आपका हो जाता है। यहाँ पर हमेशा प्रश्नवाचक जब भी कोई, आप जैसे यहाँ पर होता है प्रश्नवाचक, आप कभी भी कोई स्टेटमेंट पूछोगे तो उसके उत्तर में कोई ना कोई जवाब मिलने की आशा होगी। कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि सिर्फ बोल दिए जाते हैं जिनका कोई उत्तर नहीं होता, तो वो आपके इस तरीके से विस्मयादिबोधक में आ जाते हैं। और ध्यान रखना विस्मयवाचक वाक्य में हमेशा ये चिन्ह जरूर लगा होगा, ये ध्यान रखना, तभी वो विस्मयादिबोधक वाक्य बनेगा, नहीं तो नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं संदेहवाचक वाक्य, जहां पर हम डाउट में हैं। जैसे अभी हम लोग आपस में पढ़ रहे हैं और आप स्कूल में हो या आप घर में ही बैठे, आप क्या कहते हैं मोबाइल से अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो, आपको नहीं पता, आपको बेल बजी घर में दरवाजे में, तो आप क्या बोलोगे, शायद कोई आया है। अब आपको डाउट में, आपको नहीं पता कोई आया है या कोई गलती से दरवाज़ा बंद हो गया है। आपको जहाँ संदेह हो रहा है, जहाँ आप डाउट में हो, तो वो हमेशा संदेहवाचक वाक्य रहता है। जैसे आप स्कूल में बैठे हो, स्कूल में बैठे बैठे सोच रहे हो मम्मी ने अभी तक खाना बना लिया होगा, पापा ऑफिस चले गए होंगे, जहाँ पर आपको कंफर्म नहीं है कि ये चीज़ हुई होगी, लेकिन ये आप डाउट में हो। जैसे दिया, जिस वाक्य द्वारा किसी प्रकार का संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या है, उसने पढ़ लिया होगा, मुझे लगता है कि वह नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप बोलोगे मुझे लगता है कि वह नहीं आएगा, ये डाउट है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो आप बोल सकते हो, ये क्या कहते हैं निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, कि मतलब यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि ये नहीं लगा है, तो ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर इस तरह के सेंटेंस आते हैं उन वाक्यों में हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी जो है ना, आपने पहले भी पढ़ा होगा, कभी कभी कुछ सेंटेंस में दो अलंकार आ जाते हैं, तो प्राइमरी जो चीज़ होती है उसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए निषेधवाचक वाक्य भी है, संदेहवाचक वाक्य भी है, तो इस कंडीशन में हम निषेधवाचक वाक्य को हटा देंगे। निषेधवाचक वाक्य जो है अनुप्रास अलंकार की तरह बहुत कॉमनली हर जगह इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन हमें साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि उसके साथ और कौन सा वाक्य लगा हुआ। जैसे ये वाक्य आप देख रहे हो यहाँ पर है, मुझे लगता है कि वह नहीं आएगा।
तो यहाँ पर नहीं जो शब्द है ये बाद है, यहाँ पर पहले आपको डाउट लग रहा है, मुझे लगता है। जहाँ पर हम डाउट में होते हैं वो चीज़ हम पहले लेंगे। नहीं, जैसा आपको जैसे कहीं पर भी आपको नहीं लगकर कोई शब्द आ रहा है तो आप वहाँ पर डाउट में हो कि ये निषेधवाचक होगा कि क्या होगा। अब कभी कभी होगा कुछ सेंटेंस में निषेधवाचक वाक्य भी होंगे और प्रश्नवाचक वाक्य भी होंगे, ठीक है। क्या तो क्या कहते हैं, तुम यहाँ क्यों नहीं आए। अब सिंपल एक सेंटेंस है, तुम यहाँ क्यों नहीं आए। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नहीं भी लगा है, तो इस कंडीशन में क्या करोगे, निषेधवाचक वाक्य हटा दोगे, क्या के कारण वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। सेम वही चीज़ है यहाँ पर, मुझे लगता है कि कारण ये एक संदेहवाचक वाक्य हो रहा है, क्योंकि मुझे डाउट है, मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है। तो वो संदेहवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य को हम हटा देंगे, किनारे कर देंगे। संयुक्त वाक्य में क्या है, देखिए, शायद गाड़ी देर से आई और वह समय पर नहीं आ सकेगा, ठीक है। अब वो नहीं आ सकेगा, देखिए नहीं लगा है, इसको फिर हम सेकेंडरी कर देंगे, शायद लगा होने के कारण ये संदेहवाचक वाक्य हो जाता है। इन वाक्यों में संदेह तथा संभावना का बोध है, इस कारण ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब इनका अन्य उदाहरण देखिए क्या है, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। अब मुझे मारेगा, अब यहाँ पर संदेह है, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। अभी कंफर्म नहीं है, एक को गिराऊंगा, दो को गिराऊंगा, चार को गिराऊंगा, पांच को गिराऊंगा, ये नहीं, तो यहाँ पर संदेह है। फिर आते हैं, शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। अब शायद, अब यहाँ पर देखिए शायद जैसा शब्द लग गया तो अपने आप में ये संदेह हो गया, शायद तो हमें अपने आप ही डाउट बता देता है। उससे यदि यही काम लेना हो तो 4-500 में मिल जाएगी। अब यहाँ पर उससे यदि यही काम लेना हो, अब यही काम लेना है, इसमें भी डाउट है, देखो ये काम लेना भी है कि नहीं कि कोई और काम लेना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, फिर डाउट में है। फिर संभव है लंबी यात्राओं की थकान से उनके शरीर को कमजोर कर दिया गया। अब आपको ये नहीं पता कि सालिम अली का शरीर कैसे कमजोर हुआ, उन्हें लगा कि संभव है शायद लंबी यात्राओं ने उनके शरीर में थकान पैदा करी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर किसी भी चीज को हम पर्टिकुलर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह रहे कि नहीं ये सही ही सही है। इनमें क्या हो रहा है हमारे साथ कि हम डाउट में हैं कि पता नहीं ये चीज होगी भी कि नहीं होगी कि क्या है। तो हमेशा जहां कहीं डाउट होगा वो हमारा क्या होगा, संदेहवाचक वाक्य। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इच्छावाचक वाक्य। इनमें क्या होता है, जिस वाक्य में किसी इच्छा, आशा, शुभकामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। सिंपल इसको ऐसे समझिएगा, जैसे आप किसी के पैर छूते हो, किसी को प्रणाम करते हो, पैर छूते तो क्या हो, जीते रहो, खुश रहो, ठीक है। पैर छूते हो तो भी यही बोलते हैं। तो ये उनकी इच्छा है या शुभकामना है कि आप जीतते रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है ना। जो आशीर्वाद आपको दे रहे हैं ये उनकी इच्छा है। तो इसीलिए जब कभी आशीर्वाद दिया जाता है तो वो भी इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इच्छा हो गई, आशा हो गई, मतलब हम उम्मीद करें, शुभकामना जहाँ हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी जो बोलते हैं ना, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ दीपावली, ईद मुबारक, ये सभी आपकी क्या है, शुभकामनाएं। तो ये भी क्या होती है, इच्छावाचक, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम शुभ दीपावली, यानी कि आपकी दीपावली अच्छी जाए, तो ये मेरी इच्छा है ना। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। तुम सफलता प्राप्त करो, अब यहाँ हम सिंपल क्या कह रहे हैं, तुम सफलता प्राप्त करो, मैं आपसे बोल रही हूँ तुम सफलता प्राप्त करो, तो ये मेरी इच्छा है कि आप सफलता प्राप्त करें। आशा करता हूँ कि तुम सफल रहो। अब क्या है यहाँ पर, मान लीजिए हमारे पास कोई आया, बहुत अच्छा पढ़ रहा था, मैं कह आशा है कि तुम सफल होगे, तो वो हम उम्मीद कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि तुम सफल रहो और जीवन में आगे बढ़ो, भाई सफल रहोगे और आगे भी बढ़ोगे, ये भी हमारी इच्छा। इन वाक्यों में आशा, इच्छा, कामना का बोध स्पष्ट हो रहा है। इस कारण ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं, जहां पर हम फुल मतलब पूरी तरीके से सामने वाले के भले की चाहने की बात कर रहे हैं। अब इसका उदाहरण देखिए क्या है, अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते, यानी कि अब यहाँ पर हमारी इच्छा क्या है कि मैंने इतनी, सामने वाले ने खूब मेहनत करी, सिंपल है, जैसे आप खूब मेहनत कर रहे हो पढ़ाई करने में, मगर क्या है कि जब आपके 10th में प्री बोर्ड हुए तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए,
तो हम कहते जब तुमने प्री बोर्ड में देख लिया था कि तुम्हें इससे काम नहीं चला तो तुम थोड़ी और कर लेते। तो ये मेरी इच्छा थी कि तुम थोड़ी सी और मन लगाकर पढ़ाई कर लेते। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी करना चाहिए। अब ये इच्छा है, अब किसी के मुंह में दुर्गंध आ रही है तो मैंने सीधी सीधी बोल दिया कि भाई माउथ वॉश करोगे तो मुंह की दुर्गंध चली जाएगी, ये मेरी इच्छा है। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। अब मेरी ये आशा है, मेरी ये उम्मीद है कि अगर कोई व्यक्ति आज भी वृंदावन जाए तो यमुना का जो पूरा सांवला सा पानी है वो उसे जो है श्री कृष्ण के टाइम की पूरे घटनाक्रम से याद दिला देगा। तो मैं ये क्या कर रही हूँ, आशा कर रही हूँ या उम्मीद कर रही हूँ। सिंपल, जैसे मैंने बोला, आप बोलते हो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, शादी की सालगिरह मुबारक हो, होली मुबारक, कोई भी आप चीज़ बोलो, है ना। तो ये सभी क्या है जहाँ पर हम किसी को जो है विश कर रहे हैं। दूसरा, आपको आशीर्वाद भी जो मिलते हैं वो भी इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम आ गए लास्ट अपने संकेतवाचक वाक्य में। संकेतवाचक वाक्य को समझना बहुत आसान है। अभी तक हमने जितने भी वाक्य पढ़े वो सिंपल एक ही वाक्य थे, ठीक है। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं शायद कल चला जाऊंगा। लेकिन संकेतवाचक वाक्य में हमेशा दो वाक्य रहेंगे। एक वाक्य की क्रिया हमेशा दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड रहेगी, ध्यान रखना। एक वाक्य में बात बोली जा रही है और उसकी संभावना दूसरे वाक्य में व्यक्त करी जा रही है। देखिए क्या है, जिस वाक्य का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की संभावना पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। समझ में आया? तो इसमें पर्टिकुलर हमेशा ध्यान रखना दो सेंटेंस ही रहेंगे, जहां कहीं भी दो सेंटेंस हो। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, यदि तुम पढ़ो तो सफल रहोगे, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर क्या है, एक वाक्य क्रिया दूसरे पर संभावना व्यक्त करती है। क्या है, यदि तुम पढ़ो तो सफल होगे, तुम पढ़ोगे तभी सफल होगे, यानी कि एक की क्रिया क्या है वो सफलता पर डिपेंड कर रही है। फिर है, यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे, यदि तुम पढ़ोगे तो सफल रहोगे और परीक्षा में अच्छे अंक भी आएंगे। इन वाक्यों में दूसरे हिस्से की संभावना पर पहले हिस्से का अर्थ निर्भर है। इस कारण ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। सिंपल ध्यान रखो, क्या दिया है, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, ठीक है। अगर ठंड अच्छी पड़ी तो हम लोग कहीं घूमने चलेंगे, ठीक है। अगर समर वेकेशन में बुआ नहीं आई तो हम लोग नानी के घर चलेंगे। तो यहाँ पर एक की क्रिया क्या हो रही है, वो दूसरे पर डिपेंड हो रही है। ये क्रिया तभी कंफर्म होगी जब दूसरी क्रिया होगी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। अब यहाँ पर मार कब क्या है, जब उसको दोहरी मार पड़ेगी तो क्या होगा, वो भाग खड़ा होगा। दूसरे वाक्य की क्रिया कहाँ पर डिपेंड कर रही है, उसके पहले वाक्य पर, यानी कि उसके मार पड़ने पर। फिर आते हैं, जब मैं जोर देने लगता तो वो और सुस्त पड़ जाता। अब उसका सुस्त पड़ना किस पर डिपेंड कर रहा था, मेरे जोर देने पर। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी वैसे वैसे सामाजिक अशांति बढ़ेगी। अब सामाजिक अशांति बढ़ने का कारण क्या है, दिखावे की संस्कृति का फैलना। एक वाक्य की क्रिया जो है वो दूसरे वाक्य की क्रिया पर असर डालती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। वो कहलाता है संकेतवाचक वाक्य। तो यहाँ पर ये खत्म हो गए वाक्य के भेद। हमने पूरे 8 वाक्य बहुत अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पर चीजें हमने समझ ली हैं, इसको अब हमें अच्छे से पहले पढ़ना होगा। कैसे, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप चीज़ों को अच्छी तरह क्लियर नहीं कर पाओगे कि ये हमें टॉपिक समझ में आया है कि नहीं। तो अब जो है हम जो इसका थर्ड पार्ट लेकर आ रहे हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, उस थर्ड पार्ट में हम वाक्यों का रूपांतरण देखेंगे। देखिए, अभी पिछले 2-3 सालों से आप लोगों को व्याकरण जो है वो MCQ बेस्ड पूछे जाने लगे हैं। उससे पहले आपको रूपांतरण ही करने को आते थे। तो जो बेसिक तरीका है पहले हम वो समझ लेंगे जब, तो MCQ में हमें किसी एक पॉइंट पर मार्क करना आसान हो जाएगा। अगर हम बेसिक चीज़ नहीं समझेंगे तो फिर हमारे लिए उन 4 ऑप्शंस जो वोकैब्युलरी में रहते हैं उसको सही तरीके से मार्क करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा और साथ ही जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।
मिलेंगे अब हम नेक्स्ट टाइम, जहां पर हम लेकर आएंगे अपने इसी अर्थ के दृष्टि से वाक्य के भेद का थर्ड जो आपका पार्ट है, जिसमें हम वाक्य रूपांतरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।